एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन होंगलिंग का वेट करता है। वो लोग अब फाइनली बहुत टाइम के बाद मिलते हैं। इतने टाइम के बाद मिलने के बावजूद वो दोनों कोई फिजिकल अफेक्शन नहीं दिखाते और एक दूसरे से आर्मी के रूल्स के हिसाब से और कॉमरेड के जैसे ही मिलते हैं। दोनों पहले एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और होंगलिंग के रिहर्सल होने के चक्कर में उसे जाना पड़ता है, तो रात में रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलने का डिसाइड करते हैं। होंगलिंग जब चेन से मिलकर अंदर जाती है तब उसकी दोस्त उसको चेन उसके बॉयफ्रेंड होने के बारे में पूछती है, पर साफ साफ इसके लिए होंगलिंग मना कर देती है और बोलती है कि वो तो सिर्फ उसका दोस्त है, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रात में आप रेस्टोरेंट में चेन और होंगलिंग खाना खाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक रॉक बिजनेसमैन को कोई गैंगस्टर एक रॉक बेचने के नाम पर ट्रबल कर रहा था, जिसके बाद सीन वापस से रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर होंगलिंग और चेन को डिनर करते हुए डुआन मिल जाता है। चेन अब इन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये लोग साथ में बात करते हैं और फिर तीनों रेस्टोरेंट से निकलकर अपने अपने कैंप्स की तरफ बात करते हुए जा रहे थे। डुआन यहाँ पर मेंशन करता है कि यूनान में सर्दियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती, तो चेन उसे बोलता है कि जब भी वो बीजिंग आएगा तो चेन उसे स्केटिंग ग्राउंड में लेकर जाएगा स्केटिंग सिखाने के लिए। चेन उसे यहाँ पर ये भी बताते हैं कि होंगलिंग और वो ऐसे ही मिले थे। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बिजनेसमैन निकल जाता है रेस्टोरेंट से और वो गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। तभी वो बिजनेसमैन आर्मी के लोगों यानी कि इन तीनों को देखकर उनके पास आ जाता है। चेन और डुआन तो यहाँ पर उन गैंगस्टर की टीम को डराते हैं और होंगलिंग उस विक्टिम को भागकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है। उतने में गैंगस्टर ग्रुप अटैक करता है और वो आदमी भागकर पुलिस को बुलाने के लिए चला जाता है। अटैक होने के बाद तीनों को ही चोट लगती है, पर वो अच्छे से उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर वो गैंगस्टर्स भाग जाते हैं, पर ये लोग उनका पीछा करते हैं। चेन और गैंगस्टर के बॉस के बीच में और ज़्यादा हाथापाई होती है। तभी चेन की सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उस बॉस को चाकू लग जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अगली सुबह जब चेन को होश आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर नर्स से होंगलिंग और डुआन के बारे में पूछता है और नर्स की मदद से वो होंगलिंग को मिलने के लिए जाता है। वो जैसे उसके पास जाता है तो उसे होश आ जाता है। ये लोग बात करते हैं जहाँ पर चेन पूछता है कि होंगलिंग वहाँ से गई क्यों नहीं, तो वो बोलती है कि उसे भरोसा था कि चेन उसे प्रोटेक्ट करेगा और वो अपने प्यार को वहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों फिर एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आगे वो पूरे लाइफ टाइम एक दूसरे को ऐसे ही संभालते रहेंगे। ये लोग अब बात कर ही रहे थे कि इतने में गुओ उनको चोट लगने की बात सुनकर दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आ जाता है। चेन पर गुस्सा करने लग जाते हैं क्योंकि उसके कारण होंगलिंग को कुछ हो सकता था। चेन यहाँ पर गुओ को शांत करते हैं और बोलते हैं कि वो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए उसे लग रहा था कि गलती चेन की है। होंगलिंग क्लैरिफाई करती है कि चेन ने होंगलिंग और उस बिजनेसमैन की जान बचाई थी, वरना पता नहीं क्या होता। उसके बाद मस्ती मजाक में चेन से उसका हालचाल पूछता है। ये लोग फिर डुआन के बारे में ही बात करते हैं कि वो ठीक है ना, और चेन बोलता है कि स्टार्टिंग में उसे डुआन खराब लगता था, पर अब तो वो उसके भाई जैसा है। अब रात होने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए चेन से मिलने आती है और बोलते हैं कि वो उन तीनों को अवार्ड देना चाहेंगे उनकी हीरोइक डीड्स के लिए, और उस आदमी की डेथ का चेन के ऊपर केस नहीं होगा क्योंकि वो एक जस्टिफाइड डिफेंस था। और समझाते हैं कि गैंगस्टर की डेथ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन पर नहीं है। चेन भी इन लोगों को बताते हैं कि पुलिस ने उसे जस्टिफाइड डिफेंस का नाम दे दिया, और बाकी तीनों चेन को समझाते हैं कि वो इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस ना ले क्योंकि जो उसने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया था। चेन का एज सच कोई इंटेंशन नहीं था उस पर्सन को मारने का। चेन फिर बोलता है कि वो ध्यान रखेगा, और उसके बाद डुआन और चेन अपने ब्रदर्स फॉर लाइफ होना ऑफिशियल कर देते हैं। वो लोग उस गैंगस्टर के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि वो उसके पीछे किसी नॉर्मल रॉक के लिए नहीं था, वो एक जेडाइट रॉक था जो कि वो गैंगस्टर खरीदना चाहता था, पर उस बिजनेसमैन ने बेचा नहीं। वो रॉक 1 बिलियन वर्थ का था, इसीलिए वो उसके लिए एक आदमी को मारने को तैयार हो गए थे। डुआन यहाँ पर यह भी बताता है कि उस गैंगस्टर जिसकी डेथ हुई है उसका एक बड़ा भाई भी है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सेफ और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि उसका भाई उसके छोटे भाई की डेथ का रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। वहीं उस गैंगस्टर के भाई को मेलन नाम का एक पर्सन इन्फॉर्मेशन देता है। मेलन को उसका बड़ा भाई बहुत मारता है और सोल्जर का नाम पूछने लग जाता है, पर मेलन बता नहीं पाता। फिर वो मेन गैंगस्टर अपने राइट हैंड को उसके छोटे भाई की बॉडी लाने के लिए बोलता है और उसे उनके एंसेस्ट्रल साइट पर बरी करने के लिए बोलता है। अगले दिन फिर वो डॉक्टर से डुआन और चेन की इंजरीज के बारे में पूछता है और बोलता है कि उनकी सोल्जर लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा ना, जिस पर डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि वो लोग जल्दी रिकवर कर लेंगे और उनको कोई भी इशू नहीं होगा। वहीं उस गैंगस्टर जिया हुई को
उसके आदमी उन 3 सोल्जर्स की इन्फॉर्मेशन लाकर देते हैं। वो गैंगस्टर बोलता है कि वो अपना रिवेंज बिल्कुल लेकर ही रहेगा और इस जगह से चेन को जिंदा निकलने नहीं देगा। ये र्यूमर अब हर जगह उसके आदमी स्प्रेड करवा देते हैं कि वो अपने भाई का रिवेंज लेकर ही मानेगा। फिर दुआन और चेन से मिलने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि जियाहुई के कुछ लोग उस बिजनेसमैन के घर के बाहर भी घूम रहे हैं और हॉस्पिटल में भी। चेन के बारे में ऐसे र्यूमर्स भी हैं कि उसे जियाहुई जिंदा ये जगह से निकलने नहीं देगा। चेन उस गैंगस्टर की हिम्मत देखकर बिल्कुल इग्नाइट हो जाता है और बोलता है कि वो उससे निपट लेगा। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स बोलते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग जियाहुई को फाइनली अरेस्ट कर ले। इसीलिए अब दुआन, चेन और पुलिस एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोग जियाहुई को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर वो चेन को बेट यूज करेंगे तो जियाहुई के आने के चांसेस कम है। वहीं पार्क में बैठकर थोड़ी देर तक गुओ और होंगलिंग बात कर रहे थे। उसके बाद काम के कारण गुओ को जाना पड़ता है, वो चला जाता है। होंगलिंग फिर पुलिस के निकलने के बाद जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में दुआन और चेन मिलते हैं। वो तीनों उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अगले दिन जियाहुई अपने आदमियों को चेन से हॉस्पिटल के निकलने के बाद मारने के लिए बोलता है और अपने भाई के रिवेंज लेने का प्रॉमिस करता है। वहीं दुआन और चेन जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो वो होंगलिंग को वहीं पर रहने के लिए बोलते हैं। तो टेंशन में होंगलिंग यहाँ पर उनको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। ये दोनों अब जो पुलिस वाले बिना यूनिफॉर्म में होते हैं उनके साथ बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। वहाँ पर जियाहुई के लोगों का ग्रुप आता है और चेन पर अटैक करने का नाटक करता है। और जैसे ही वो लोग उसके साथ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो वो लोग दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं। चेन और दुआन अब उस ऑफिसर के साथ एक बस में चढ़ जाते हैं और जियाहुई के लोग फिर एक ट्रक में चढ़कर उस बस का पीछा करते हैं। बस के अंदर चेन को कुछ ट्रैवलर्स पर शक होता है और वो अपने ऑफिसर दोस्त से जियाहुई के बारे में जोर जोर से बात करने लग जाता है। तभी एक स्टॉप आता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो आदमी जो नजर रखता था वो भी उतर जाता है, उसके साथ की एक लेडी को छोड़कर। उसके बाद बस चलने लग जाती है। अब एकदम से उस बस को ओवरटेक करके एक ट्रक आता है और फिर जियाहुई के लोग चेन और दुआन के सर पर बंदूक रखकर उन्हें नीचे उतारते हैं। नीचे उतरने के बाद जियाहुई उस भीड़ में चेन के लिए पूछता है। जैसे ही अब चेन अपनी आइडेंटिटी बताता है तो जियाहुई उसे मारने ही वाला होता है, पर बाकी पैसेंजर्स में से जो पुलिस थी वो वहाँ पर जियाहुई और उसके आदमी को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। जिसके बाद एक बड़े गैंगस्टर को पकड़वाने के लिए दुआन और चेन का सम्मान किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ अच्छे से कंट्रीब्यूशन करते हुए काम करने के लिए, जिससे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं बीजिंग में होंगजुन और फांगजी के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि होंगजुन उन लोगों से लड़ रहा था जो कि उसे रेपुस बुला रहे थे और फांगजी उसे वहीं पर छोड़कर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फांगजी और होंगजुन लड़ने लगते हैं और बातों बातों में फांगजी बोलती है कि अगर होंगजुन को लगता है कि उसे फ्रेम किया गया है तो वो जा सकता है। ये सुनकर होंगजुन गुस्से में वहां से निकल जाता है अपनी साइकिल लेकर। यान भी कहीं पर जा रही होती है तो वो देखती है कि टियान किसी कंस्ट्रक्शन वाले हाउस के लिए काम कर रहा है एज अ वर्कर, और फिर उसे याद आता है कि कैसे ऐसे छोटे छोटे गिग्स करके टियान यान को फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब यान को वो देख ना ले ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि चेन होंगलिंग को उसकी कैंप पर छोड़ने के लिए आया हुआ था। चेन को होंगलिंग से बात करता हुआ होंगलिंग की जेलस क्लासमेट देख लेती है और वहाँ से स्मोक करते हुए निकल जाती है। होंगलिंग और चेन अब अच्छे से काम करने और अपना ध्यान रखने का कहकर चले जाते हैं। अगले दिन अब होंगलिंग क्लास में होती है, तभी उसकी जेलस क्लासमेट उसे बताती है कि उसे टीचर बुला रही है। मैम के पास पहुंचने के बाद होंगलिंग को उसकी मैम समझाती है कि उसे लव शव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी फैमिली की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। होंगलिंग वो सुनती है और अपनी मैम को क्लैरिफाई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम गुओ को देखते हैं। उसके सुपीरियर्स उसे नए रिक्रूट से एक नए एलीट ग्रुप बनाने के लिए कहता है, जिसका रेजिमेंट लीडर गुओ होगा। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और एलिट ग्रुप बनाने में हेल्प करने के लिए मान जाता है। गुओ उसी एलिट ग्रुप को बनाने में लग जाता है, पर दुआन और चेन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। वहीं जब दुआन और चेन खड़े होते हैं तब जिनसे उनके सामने एलिट ग्रुप का बोलता है, पर चेन को छोड़कर सभी को उसके बारे में पता था। दुआन फिर उन दोनों दोस्तों को भरोसा दिलाता है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा एलिट ग्रुप में, पर जिनसू चेंग को चैलेंज करके चला जाता है। वहीं होंगलिंग के प्रैक्टिस करने के टाइम भी सभी लोग एलिट ग्रुप के बारे में बात करते हैं और होंगलिंग से उसकी जेलस क्लासमेट उसके और चेन की डेट करने के बारे में पूछ ही लेती है, पर होंगलिंग यहाँ पर उसे चुप करवा देती है। वो लोग बात करते हैं। इतने में होंगलिंग की मामू से बताती हैं कि कल उसे रिक्रूट कंपनी के कैंप मतलब कि चेन के कैंप में जाना होगा क्योंकि कोई ऑफिशियल मैसेज आया है। ये सुनकर होंगलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
अगले दिन अब होंगलिंग की फ्रेंड मैंग उससे चेन और उसके बारे में पूछती है, पर होंगलिंग मना कर देती है। पर मैंग बोलती है कि अगर ऐसा सच भी है तो वो उसके सीक्रेट को बाहर नहीं आने देगी और बस उसकी जेलस क्लासमेट है जो कि मैम को जाकर बता सकती है। फिर चैन के कैंप में सभी लोग एलीट ग्रुप के सिलेक्शन के चलते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर होंगलिंग के आर्ट ट्रिप के बाकी लोग आते हैं ताकि वो लोग रिक्रूट कंपनी की लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके ऑफिशियली। ये तीनों ही दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर गो होंगलिंग को लेकर उसकी रहने की जगह बताने चला जाता है। चेन की ट्रेनिंग का भी आज लास्ट डे होता है जहाँ पर उनके प्लेटून लीडर के साथ बाकी सभी लोग उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद गो एलीट ग्रुप के सिलेक्शन के कंपटीशन के बारे में बताता है, जिसे बाकी सारे लोगों को स्पेशली जिनसे को लगता है कि ये सब गो ने चेन को जिताने के लिए किया है और वो उसे खाना खाने वक्त सुनाने लग जाते हैं। चेन भी यहाँ पर फालतू की र्यूमर सुनकर भड़क जाता है और दुआन उस सिचुएशन को संभालता है। रात में अब चेन गुओ के पास जाता है और उसे फोर्स करता है कि वो उस रेस को जो कि उसने कैंसिल नहीं करी थी उसे भी इंक्लूड कर दे, क्योंकि चेन नहीं चाहता कि गुओ की कोई डिसरिस्पेक्ट करे, वो भी उन चीज़ों के लिए जो कि उसने कभी की ही नहीं है, और फिर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन यान टियान को मिलने के लिए जाती है और उसके रखे हुए पैसे वापस करती है। वो दोनों अब यहाँ पर अच्छे से साथ में बैठते हैं, चेन का लेटर पढ़ते हैं और फाइनली उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। टियान यहाँ पर यान को अच्छा लड़का ढूंढने के लिए बोलता है और यान गुस्सा हो जाती है क्योंकि अभी उसकी एज में उसे कौन ही अच्छा लड़का मिलेगा, वो वहाँ से निकल ही रही थी। तभी टियान सॉरी बोलता है और एंडिंग में वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि यान को ज़रूर से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, टियान को एक अच्छी जॉब, जिसके बाद यान काम पर चली जाती है। वहीं यूनान में होंगलिंग वो से रेस के बारे में बात करती है और उसे समझाती है कि चेन कितना कॉम्पिटिटेंट है, उसके लिए कितना ज़्यादा उसका प्राइड इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये दोनों वॉक करते हैं। रात में जब होंगलिंग भरे हुए ग्राउंड के वहाँ पर आती है तो चेन को उस रेस की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। चेन अब जब रात में 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पर होंगलिंग मिलती है। होंगलिंग उसे समझाती है कि वो अपने पुराने प्रिंसिपल्स छोड़कर फ्यूचर का सोचे और गुओ उसकी हेल्प कर रहा है तो उसे हेल्प करने दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम टफ रास्ता ही लेना पड़े, कभी हम लोग अपने आप के लिए ईजी वे आउट भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो भी उन दोनों के लिए कितनी मेहनत कर रही है ताकि उन दोनों का फ्यूचर सेट हो जाए, पर चेन है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है उस रेस के कारण। होंगलिंग ये सब बोलकर चली जाती है और हम देखते हैं कि गुओ भी अपनी फ्रेंड को हेल्प करने का डिसीजन और चेन की जिद के बारे में सोचने लग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए, उसकी जिद पूरी करने के लिए। चेन भी अपनी प्रैक्टिस फिर से चालू करता है और उन दोनों को उनके साथ के आइस स्केटिंग करने के और पुराने दिन वापस से याद दिलाता है। वो भी चेन को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसके साथ भागने लग जाता है और चेन को लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट है, पर गुओ को यहाँ से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि उसे जैसे हमेशा चेन ने हेल्प किया था वो भी चेन की हेल्प वैसे ही करे। अगले दिन अब सारे नए रिक्रूट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन चालू होता है एलीट ग्रुप के सिलेक्शन के लिए और आखिर में फाइनली रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं, जहाँ पर चेन और दुआन को फर्स्ट प्राइज मिलता है और बाकी सभी लोगों को सेकंड और थर्ड। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, पर जिनसू बकवास बातें करने लग जाता है कि चेन प्लेटून लीडर का दोस्त है इसीलिए वो फर्स्ट आया है। ये सुनकर चेन रेस की मांग करता है और बाकी सभी लोग भी, पर वो उनको चुप करवा देता है और उसके बाद में वो बोलता है कि हायर ऑफिशियल्स ने ये बनाकर भेजा है और वो सोल्जर्स उनके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अब क्योंकि ये रेस नहीं हो पाती, चेन, डुआन और जिनसू अपनी अनऑफिशियल रेस करते हैं, जहाँ पर फाइनली चेन का हार्डवर्क पे ऑफ करता है। उसके बाद जिनसू भी चेन की कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन नहीं करता और फाइनली उसे अनऑफिशियल रेस में चेन दुआन से जीत जाता है। दुआन रेस के बाद चेन को बोलता है कि उसने कभी भी उस रेस के ना होने पर चेन पर डाउट नहीं किया था, क्योंकि अब वो दोनों भाई हैं और भाई एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बीजिंग में शॉमी चेन की डैड का हेल्थ चेकअप करने लग जाती हैं। तभी पोस्टमैन बताता है कि चेन का लेटर आया है, तो शॉमी जल्दी जाकर उस लेटर को लेकर आती हैं। उसके बाद वो उसे पढ़ने के लिए बैठती हैं कि कैसे उसका सिलेक्शन एलीट ग्रुप में हो गया है और कैसे उसने बाहर आकर एक नई दुनिया और नए दोस्त बनाए हैं। शॉमी भी यहाँ पर उसका लेटर पढ़कर बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होती है। वहीं फांगजी भी होंगजुन के स्टूडेंट कमीशन के लिए इलेक्शन में उतरने के लिए मान जाती हैं और थोड़े अटकने के बावजूद भी होंगजुन फांगजी के सपोर्ट से अपनी स्पीच कंप्लीट करता है और फाइनली उसे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वहीं शॉमी को भी उसके डायरेक्टर बुलाते हैं और बताते हैं कि रिसेंटली आर्मिंग ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग बहुत ही कम हैं और अगर शॉमी चाहती हैं तो उसे उसकी हॉस्पिटल की तरफ से वहाँ पर भेजा जा सकता है। ये सुनकर वो खुश जाती हैं और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं।
वही यान की फैक्ट्री में भी मैनेजर ने उसे और उसके साथ के एम्प्लॉय को काफ़ी टाइम से पे नहीं किया था, इसलिए यान बात करने के लिए जाती है। तब मैनेजर यहाँ पर उसकी छुट्टियाँ वगैरह पर बात करके मना कर देता है और यान बाहर आकर सभी को यही बताती है, तो बाकी सब भी सैड हो जाते हैं। लेकिन जब वो टियान से मिलती है तो दोनों एक दूसरे को मिलकर खुश हो जाते हैं। यान फिर टियान को खाना खाने के लिए बोलती है और दोनों जब साथ में खाना खाते हैं तभी टियान उसे अपने कमाए हुए पैसे दे देता है और बोलता है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है, वो एज अ फैमिली की तरह ही उसे समझे। सीन फिर चैन पर आता है जो कि होंगलिंग को मिलने के लिए जाता है उसके कैंप में। उसके बाद वो उसके बाकी दोस्त और मैम से मिलकर बोलता है कि वो होंगलिंग का बचपन का दोस्त है और वो लोग सभी उसका ध्यान रखें ताकि वो होंगलिंग की मॉम को बता पाए। जो सुनकर अब सभी लोगों का होंगलिंग के बॉयफ्रेंड होने का रूमर टूट जाता है और होंगलिंग भी चैन की सांस लेती है। अब जब ये दोनों खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तभी होंगलिंग चैन को थैंक यू बोलती है उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए। होंगलिंग बोलती है कि उसे चैन थोड़ा टाइम दे, उसके बाद वो सभी को बता देगी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर चैन फ्लस्टर करने लग जाता है। वहीं टियान भी अपने काम के बाद फैक्ट्री मैनेजर से अपना वेजेस लेकर निकलता है। तभी वो देखता है कि मैनेजर बहुत सारे पैसे लेकर कहीं पर जा रहा है। टियान को उसको फॉलो करके पता चलता है कि वो मैनेजर वर्कर के पैसों से गैम्बल कर रहा है। टियान पहले जाकर उसे समझाता है। तब उस गैम्बल ग्रुप में कोई टियान को पहचान लेता है क्योंकि टियान तो बहुत ज़्यादा फेमस ठग था। टियान उस मैनेजर को बोलता है कि वो कल जाकर सारे वर्कर्स को पैसे वापस कर दे और अपनी जॉब छोड़ दे। मैनेजर भी यही करता है। अगले दिन वो यान को पैसे दे देता है और टियान के बारे में पूछता है और टियान यान का दोस्त है ये समझने पर वो बाकी लोगों को भी पैसे दे देता है। यान अब टियान की हेल्प के बाद उसे थैंक यू कहने के लिए ढूंढती है लेकिन वो वहाँ काम पर नहीं आता। जिसके बाद यान घर आकर डैड को चैन का लेटर पढ़कर सुनाती है। डैड अपने बेटे के अकम्पलिशमेंट से बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं और हम देखते हैं कि चैन ने लेटर में टियान के बारे में भी चिंता मेंशन की हुई थी। तभी वहाँ पर टियान आ जाता है तो यान लेटर अपने डैड के हाथ में थमा कर टियान को थैंक यू कहती है और उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने पास से आगे बढ़कर वो कर पाएगा जो कि उसे अच्छा लगता है और उसे भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गो की लीडरशिप के अंडर एलिट ग्रुप की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो लोग एक बेस्ट सेट ऑफ सोल्जर्स बनाते हैं। वहीं बीजिंग में शाओमी की जाने की बात सुनकर उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे मना करती है, पर वो उनकी एक नहीं सुनती। जैसे ही उसकी मॉम बाहर जाती है तभी वहाँ पर फांगजी आती है। शाओमी की मॉम यहाँ पर फांगजे से उसे परस्यूट करने के लिए बोलती है और वहाँ से उसके डैड को बुलाने के लिए चली जाती है। इसीलिए फांगजी शाओमी को याद दिलाती है कि वो अगर ये चैन के लिए कर रही है तो इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो होंगलिंग के साथ है। तब शाओमी फांगजी को समझाती है कि वो और चैन सिर्फ दोस्त हैं, पर शाओमी चाहती है कि वो भी बाकी लोगों की तरह अपना एक नया कैरेक्टर एक्सप्लोर करे। बीजिंग से बाहर निकलकर शाओमी अपने एम्बिशंस और ड्रीम्स फांगजी को बताती है। फांगजी बोलती है कि वो उसे सपोर्ट करेगी और शाओमी के पेरेंट्स भी दरवाजे से बाहर से उनकी बेटी की इच्छा के बारे में सुन लेते हैं। वहीं यूनान में गुओ के अंडर एलिट ग्रुप प्रैक्टिस करता है और उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर से वही चारों लोग हाईलाइट होते हैं जो कि लास्ट ट्रेनिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में आए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि राइफल शूटिंग करके गुओ भी अपनी स्किल्स चेक करता है और ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। चैन को फिर गुओ बोलता है कि एक बार वो वापस से अपने ट्रूप के पास जाकर प्रैक्टिस करने लगेगा तो उसकी स्किल्स बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। रात में सभी लोग जब अपने कपड़े धो रहे थे तभी बाकी ट्रूप्स वाले लोग गुओ के बारे में और उसकी शूटिंग स्किल्स के बारे में गॉसिप कर रहे थे। जो चीज़ चैन को अच्छी नहीं लगती वो फ्यूरियस होकर चिल्ला पड़ता है। अगले दिन अब ट्रेनिंग के दौरान मैंग और दुआन को जब शूटिंग करने के लिए कहते हैं तब मैन गुओ को टेस्ट करने के लिए उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोलता है और चैंग को लगता है कि गुओ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो बीच में उठकर खुद करके दिखाने की बात कहता है। गुओ फिर सभी को चुप रहने के लिए बोलकर अपने स्किल्स सिखाता है और सब उसे प्रेज भी करते हैं क्योंकि वो एक फाइन शूटर था। ये सब जो कुछ भी हुआ था चैन होंगलिंग को बताता है कि कैसे गुओ और उसका रिलेशनशिप यहाँ पर आकर बदल चुका है। होंगलिंग बोलती है कि चैन यहाँ पर भी गुओ को लेकर पॉजिटिव नहीं हो सकता, उसे उसका कंसर्न दूर रखकर वही करना चाहिए जो कि गुओ चाहता है और वैसे ही एक्ट करना चाहिए जैसे नॉर्मली बाकी सोल्जर्स करते हैं। और चाहे वो दोनों कितने अच्छे दोस्त क्यों ना हो, सबसे पहली बात वो बीजिंग में नहीं है। यहाँ पर गुओ उसका सीनियर है और उसका सबॉर्डिनेट है चैंग। जो सुनकर चैन को अपनी गलती का एहसास होता है। रात में चैन फिर गुस्से में अपने कपड़े धो रहा होता है। तभी उसके पास शियान आकर पूछता है कि क्या हुआ है। चैन उससे अपना काम करने के लिए बोलता है लेकिन स्टिल आउट ऑफ कंसर्न
शियान यहाँ पर उसे समझाता है कि क्या उसके और प्लाटून ऑफिसर के बीच में लड़ाई हुई है, क्योंकि वो उसे छोड़कर बाकी सबसे बात कर रहे हैं। तब शियान उसे बोलता है कि कोई नहीं, लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, जो सुनकर चैन भड़क जाता है। अगले दिन फिर चैन गुओ को मिलने के लिए जाता है। उसके बाद चैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गुओ को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो अगले टाइम से आर्मी में कभी अपनी लाइन ओवररन नहीं करेगा। गुओ उसका प्लाटून लीडर है और शन उसका सोल्जर है। वो यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि गुओ गलती होने पर बिना किसी इशू के उसे डांट भी सकते हैं। गुओ भी ये सुनकर खुश हो जाता है और उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। मेस में खाना खाते खाते जिनसू बोलते हैं कि सिर्फ गुओ की वजह से वो चैन का दोस्त है और जिनसू उसे परेशान नहीं करेगा। इस पर चैन उसे समझाता है कि आर्मी में टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक अकेला सोल्जर कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रूप के मेंटोर्स के अंडर वो कुछ भी कर सकते हैं। चैन की ये बातें गुओ और उसको सीनियर सुनते हैं और उसे प्रेज भी करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि उन लोगों के आर्मी कैंप के बाहर एक बच्चा और एक औरत खड़ी रहती हैं। जब चैन उनके पास जाकर पूछता है तो पता चलता है कि वो शियान का बेटा और वाइफ है। चैन ये बात भागकर शियान को बताता है और फिर डुआन के साथ मिलकर शियान की लीव सैंक्शन करवाता है। शियान बाहर जाकर अपनी वाइफ और बच्चे से मिलता है और उन्हें फिर चैन और डुआन भी ज्वाइन करते हैं। वो लोग सब बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं। चैन और शियान के बेटे हाई की यहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। रात में अब शियान अपने वाइफ और बेटे को मिलिट्री हॉस्टल में छोड़कर आराम करने के लिए कैंप में अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाता है। तभी आउट ऑफ कंसर्न और क्यूरियोसिटी डुआन और चैन से उसकी वाइफ और बेटे के बारे में पूछते हैं, क्योंकि शियान भी चैन की एज का ही है और क्योंकि शियान भी उन दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था, इसीलिए वो बताता है कि उसका असली नाम शियान नहीं है, वो शंघाई से था। उसके डैड बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स थे, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उन लोगों को विलेज आना पड़ा। वहाँ पर फ्लड में उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तब मिस्टर टियान ने उसे पनाह दी। एक दिन कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में शियान को बचाते बचाते मिस्टर टियान की भी डेथ हो गई। तभी से शियान ने टियान की मॉम डैड वाइफ और बच्चों को संभालना चालू किया। अब यहाँ पर शियान की स्टोरी सुनकर डुआन और चैन प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी स्टोरी अपने तक ही रखेंगे और कभी किसी को इस बारे में पता नहीं लगने देंगे। अगले दिन गुओ के बुलाने पर चैन ऑफिस जाता है, जहाँ पर गुओ बोलता है कि क्योंकि चैन होंगलिंग से मिलने के लिए नहीं गया तो होंगलिंग उसकी शिकायत उससे कर रही थी, इसीलिए वो उसे लीव मिलने पर होंगलिंग से जाकर मिलने के लिए बोलता है। अब कॉल पर चैन बोलता है कि कल शायद ही वो उससे मिल पाएगा, क्योंकि उसे शियान को उसकी फैमिली को नेबरहुड घुमाने लेकर जाना है। होंगलिंग पहले तो जाने से मना कर देती है और फिर शॉपिंग के लिए अपनी रूममेट्स के साथ जाने को मान जाती है। चैन वहाँ पर शियान की वाइफ के लिए एक वेलकम गिफ्ट खरीदता है और फिर हाई उनके बेटे का ध्यान रखता है। हाइडू बहुत ज़्यादा मस्तीखोर बच्चा था, वो तो यहाँ वहाँ भाग रहा था और आखिर में होंगलिंग जिस शॉप पर खड़ी थी वो वहीं पर खड़ा होता है। चैन उसके पीछे पीछे भागता है और फिर होंगलिंग से मिलकर खुश हो जाता है। शाम तक फिर शियान अपनी वाइफ को स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है और शियान की फैमिली से उसके बैचमेट्स लास्ट टाइम मिलते हैं। उसकी वाइफ को बिना टेंशन के सेफ ट्रैवल करने के लिए बोलते हैं। अगले दिन से गुओ मेंशन करता है कि एलिट ग्रुप की लाइव ट्रेनिंग सेशन चालू हो जाएंगे और फिर सभी लोग चैन के साथ में उस लाइव ट्रेनिंग का डिस्कशन करते हैं। यहाँ गुओ के आकर चेक करने पर पता चलता है कि चैन फिर वैसे ही बन गया है जैसे वो बीजिंग में था, बस फर्क इतना है कि अब उसके साथ चाहकर भी गुओ नहीं रुक पाएगा। रात में शियान फिर चैन को यही बताता है कि चैन की स्किल्स के कारण उसे दो तरीके के लोग मिलेंगे, एक जो कि उसे सीखना चाहते हैं और बाकी एक जो कि उसे जेलस होंगे। और वो ये भी समझाता है कि कहीं ना कहीं प्लाटून लीडर को भी यही डर है कि चैन उससे आगे ना बढ़ जाए। चैन बोलता है कि उसे करना क्या चाहिए, जिस पर शियान या उसे मून का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि लोगों को परखना सीखे और दोस्तों के छूट जाने से दुखी ना हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब से फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।